आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोने का नहीं। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोने का नहीं। यही अंतिम मौका है प्यारे बच्चों, इसे खोने का नहीं। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है, सामाजिक विज्ञान की यह एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल वीडियो है। इसमें मैं आपको मानचित्र बताऊंगा, साथ ही साथ प्यारे बच्चों पूरे कोड का एक से लेकर के जेड तक सब प्रश्नों का मैं हल कराऊंगा। पूरा का पूरा पेपर हल होगा और यह महासंग्राम वाली वीडियो है, 100% वायरल है। यही 11 मार्च के छपने वाला है। 70 में 70 की गारंटी मैं लेता हूं। लास्ट पेपर है प्यारे बच्चों, तैयार कर लो और जा करके 70 में 70 पक्का कर लो। देखो प्यारे बच्चों, यह जो पेपर है इसका जो लिखने वाला प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हम कॉपी पे समझेंगे, एक एक बात को बढ़िया से समझेंगे। सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, उसके साथ ही साथ प्यारे बच्चों मानचित्र के प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है, यह भी सीख करके चले जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाइम को अपना मैनेज करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 2025 का यह पेपर है जो 100% छपने वाला है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। इस वीडियो का मैं लाइक का टारगेट 1 के रखता हूं प्यारे बच्चों। आप ही के प्यार और सपोर्ट से यह टारगेट पूरा होगा। आप यदि वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं, 70 में 70 फोड़ करके चले आओगे प्यारे बच्चों। मुझे आप पर विश्वास है, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अब हम लोग खंड आ को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। खंड आ है बहुविकल्पी प्रश्न और पहला ही प्रश्न छप चुका है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य है। और ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है प्यारे बच्चों कि ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। दूसरा है ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। और ऑप्शन सी है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। और ऑप्शन डी है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता हो। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो छपने वाला है वह ऑप्शन सी छपेगा। ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ ही व्यक्तियों का अंकुश होता है उसे आप लोग निरंकुशवाद कहते हैं। एक एक बात मैं समझा दे रहा हूं। उदारवाद से तात्पर्य क्या है? निजी संपत्ति का अभाव। निजी संपत्ति का अभाव। अब आगे का ऑप्शन प्यारे बच्चों देख लो। आगे का ऑप्शन है कि राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंद। ऑप्शन सी है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। और ऑप्शन डी है कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो उदारवाद का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा ना, राइट आंसर आपका सी छप जाएगा बिल्कुल प्यारे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछ दे रहा है प्यारे बच्चों नक्शा वाला में, मानचित्र में, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ठीक है, ये आपको बताना है किसने गोलियां चलवाई। माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने, या प्यारे बच्चों जनरल डायर ने। तो इसका राइट आंसर सभी प्यारे बच्चे जानते हैं। जो नहीं जानते हो प्यारे बच्चे जान जाइए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी प्यारे बच्चों। हिटलर की थी, मिसलोनी की थी, या बिस्मार्क की थी, या महात्मा गांधी की थी। तो जर्मनी का एकीकरण किसने करवाया था प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। ठीक ना, ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं प्यारे। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था प्यारे बच्चे। 1920 में, 1919 में, 1922 में, या 1929 में। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक बात को हम लोग निचोड़ के साथ पढ़ करके चले जाएंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 पढ़िए प्यारे बच्चों। 6 क्या है? 6 है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा
कहलाता है। क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार, गठबंधन की सरकार, संघीय सरकार या एकात्मक सरकार। ये आपका जो है लिखने वाला में भी आ जाता है। तो देखिए, जब विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा होगा वहां संघीय सरकार आएगी, ठीक ना, राज्य स्तर की सरकार और केंद्र स्तर की सरकार, इसी को हम लोग एक भाषा में कहते हैं संघीय सरकार। प्यारे बच्चों, 7 नंबर है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, अल्पसंख्यकों की भाषा है या इनमें से कोई नहीं है? तो हिंदी कैसी भाषा है प्यारे बच्चों? तो राजभाषा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। छप करके आने वाले सारे क्वेश्चन हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। कहाँ किया गया है? स्थानीय निकायों में, राज्यसभा में, लोकसभा में या प्रांतीय विधायिका में? इसका राइट आंसर जो होने वाला है ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होने वाला है स्थानीय निकायों के चुनाव में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई है ये आपको बताना है, और वहां अब लोकतंत्र चलता है। राजतंत्र राजा का तंत्र, जहां राजसी ठाट होता है उसे राजतंत्र कहते हैं। एक बात और समझ लीजिए, 1990, 2014, 2008 और ऑप्शन इसका डी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी है इसका, ऑप्शन डी है 2015 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की समाप्ति, राजतंत्र की समाप्ति हो गई और लोकतंत्र क्या हो गया? लागू हो गया। वहां पर भी चुनाव होने लगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमारा क्वेश्चन संख्या 10 दिखता है। 10 क्या है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6 है, 7 है, 8 है अथवा 9 है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, कि राइट आंसर हो जाएगा कि 8 है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ छप जाएगा। चलिए अब जो है 11 नंबर क्वेश्चन है कि हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना प्यारे बच्चों, यदि ऑप्शन दिख जाए बांस, ऑप्शन दिख जाए बांस तो ऑप्शन बांस मारिएगा, नहीं तो आप ऑप्शन के आधार पर दीजिए। प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़ या सघन झाड़ियां? तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, हरे पेड़ को हम लोग हरा सोना भी मानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि जल मंडल पर कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जो संपूर्ण जल है उसमें कितना समुद्र में पाया जाता है? 95%, 96%, 97.5% या अथवा 98%? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो छपने वाला है ना, वो बिल्कुल सी छपने वाला है। अब हम लोग 13 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? ये आपको प्यारे बच्चों बताना है। अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर ही हो जाएगा। लेकिन आप जो है विकल्प संख्या 4 को भी देख लीजिए। अगस्त से सितंबर दिया था, कोई बात नहीं, मैंने आपका उत्तर बता ही दिया है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सब जो है प्यारे बच्चों छप करके आने वाले हैं। एक एक प्रश्न को तैयार करके चला जाना है। एल्युमिनियम जो है पत्थर का क्यों उपयोग करेगा? सीमेंट ऑप्शन है, ऑप्शन चीनी है। बताओ चीनी में कहां से आएगा? और पटसन प्यारे बच्चों बोलते हैं जुट को। किसको बोलते हैं? जुट को। आमतौर पर प्यारे बच्चों को बहुत सारे बच्चे इसको पटुआ भी बोलते हैं। यहाँ राइट आंसर जो छपने वाला है ना, वो छपने वाला है कि सीमेंट है। क्या है प्यारे बच्चों? सीमेंट है। अब 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? कागज उद्योग, चीनी का उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या एल्युमिनियम का उद्योग? यहाँ राइट आंसर जो छपने वाला है ना, वो छपने वाला है लौह इस्पात का उद्योग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही छपने वाला है। ठीक ना। अब चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005, मार्च जो है 2005, जनवरी 2006 अथवा में दिया है फरवरी 2005। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों
आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो है ना, इसमें विकल्प मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों जनवरी 2005 हो जाएगा, ठीक ना। जनवरी 2005 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ नहीं मैच कर रहे हैं, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। 17 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है 17 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन है 1991, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1995 और ऑप्शन डी है 1960। तो यहाँ राइट आंसर प्यारे बच्चों जो है ना, वो 17 का हो जाएगा 1991। ऑप्शन ए बिल्कुल याद करके चले जाइए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है, आय है, औसत आय है, राष्ट्रीय आय है या उच्च विकास है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, विकास का महत्वपूर्ण घटक आय माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल छप कर आएगा। 19 नंबर है कि जब एक देश में एक दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाएगा ना, देश तो एक ही रहेगा, तब वहां प्यारे बच्चों हो जाएगा आंतरिक व्यापार। क्या हो जाएगा, आंतरिक व्यापार। लेकिन एक देश से जब दूसरे देश में जाएगा ना, दो अलग अलग देश में जाएगा ना, वहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाता है, वहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाता है। इस बात को रट लीजिए अभी, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु का अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर या 100 जीवित बच्चों पर। तो शिशु मृत्यु दर का जो अनुपात निकाला जाता है प्यारे बच्चे, 1000 जीवित बच्चों पर जो है निकाला जाता है, ठीक ना। एक एक बात को आप लोग बढ़िया से जो है पढ़ लीजिए, ठीक ना। अब हम लोग सीधे चलते हैं प्यारे बच्चों खंड ब की तरफ, और खंड ब का उत्तर जो है कॉपी में कैसे लिखना है, कौन सा विधि अपनाना है ताकि नंबर न कटे और पूरा का पूरा मार्क मिल जाए, ये वाला ऑप्शन आप लोग तैयार करके चले जाइए। ये राजा वाला विकल्प है प्यारे बच्चों, राजा वाला खंड है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ 50 में 50 छपने की जो क्षमता है, यहाँ पर जो बच्चा नहीं भी जानता है ट्रिक लगा ले प्यारे बच्चों, तो जो है फिर भी अच्छा नंबर कर लेगा। और जो मेरा प्यारा बच्चा टॉपर बच्चा पढ़ रहा है, वो तो 50 में 50 फोड़ेगा ही फोड़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। वीडियो को अंत तक देखिए और 50 में 50 फोड़ दीजिए प्यारे बच्चों। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए, अथवा में करके दिया है कि असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए और पूरे 4 नंबर प्राप्त कीजिए, ठीक ना। अब हम लोग प्यारे बच्चों लिखेंगे खंड ब, और वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लगाना मत भूलिए, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद लगाइए कि राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके अंतर्गत वे स्वयं को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं, ठीक है। यूरोपीय देशों के संदर्भ में इसे यूरोपियन राष्ट्रवाद कहा गया, ठीक है। और यही आपको आंसर लिख करके चले आना है। अब प्रश्न संख्या 2 है, गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट करिए। अथवा में करके दिया है प्यारे बच्चों कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट करिए और पूरे 4 नंबर प्राप्त कीजिए। जो आपको इजी लगे आप किसी एक का ही उत्तर लिखिएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 2 लगा देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। इन निम्न तत्वों से समझा जा सकता है। पहला क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां पे प्यारे बच्चों होती है ना, वहां जो है निष्पक्ष चुनाव होगा, स्वतंत्र चुनाव होगा, ठीक है। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित समयावधि के लिए चुनाव कराए जाते हैं जो निष्पक्ष होते हैं। दूसरा लिखिएगा, कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है, उस पर खुली चर्चा भी होती है और सूचना का अधिकार भी होता है। लिखिएगा कि लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा
कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। और आप जो 4 नंबर में लिखना है कि लोकतंत्र में क्या होता है, तो जवाबदेह सरकार का गठन होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो, लोगों का भला सोचे, ठीक ना, उसका जवाब दे। प्यारे बच्चों 3 नंबर है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, और भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा बताइए। अथवा में करके दिया है कि यदि किसानों की सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होती। किसी एक को है अपने भाषा में लिख करके उत्तर आना है, ठीक ना। सामाजिक विज्ञान बहुत टफ है नहीं, बस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, एक एक बात को समझ करके जाइए, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 तो लग गया। विदेशी व्यापार आपको लगाना है। जब कोई देश किसी अन्य देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता हो तो इस प्रक्रिया को विदेशी व्यापार कहते हैं। और भारत के विदेशी व्यापार की 2 विशेषताएं। पहला विशेषता क्या है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करता है। एक देश ऐसे उद्योग की स्थापना एवं संचालन करता है जिनसे उसे अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो, फलस्वरूप वह उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग भी करता है। दूसरा लिखिएगा, औद्योगिकरण का प्रोत्साहन। विदेशी व्यापार के माध्यम से देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह से छप देना है 3 नंबर का। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर है प्यारे, वनों की हानि से क्या आशय है। वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अथवा में कर रहा है कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए, ठीक है। एक एक बात को प्यारे बच्चों समझ करके चलिए। अब हम लोग लिख देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4, और 4 में पहला हेडिंग लगाना है वनों की हानि का आशय। लिखिएगा कि सामान्य शब्दों में कहा जाए तो वनों की हानि का आशय वनों की क्षय होने से है। दिन प्रतिदिन वन घटते जा रहे हैं। आगे लिखना है वनों की हानि से होने वाला 3 प्रभाव। पहला, वायु प्रदूषण बढ़ेगा। वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, यदि वनों की हानि होगी तो वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा। दूसरा, सूखा भी पड़ेगा। वनों के कारण वर्षा होती है, यदि वन नहीं रहेंगे तो सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। और 3 नंबर प्यारे लिखना है कि तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के बढ़ते तापमान का कारण वनों की जो है हानि है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, वर्णनात्मक प्रश्न 2, लगभग उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। पहला है 5 का कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों का समीक्षा कीजिए और समीक्षा कीजिए, और 6 नंबर उठा करके लेके जाइए। अब आगे प्यारे बच्चे हम पढ़ लेते हैं, तो आगे हमारा अथवा में करके दिया है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। ब्रेटन वुड्स दिवस किसे कहते हैं, उत्तर लिखिए, ठीक है। तो किसी एक का ही उत्तर लिखना है आपको। चलिए अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 लग गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारण, हेडिंग बन जाएगा, प्रश्न से ही बनता है। लिखेगा कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ और यह संकट 30 के दशक तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के अधिकतर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। और आगे लिखना है, देखिए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। उत्पादों की कीमतें गिरने के कारण स्थिति खराब हो गई थी। आमदनी बढ़ाने के लिए लोगों ने अधिक उत्पादन कर दिया। परिणाम स्वरूप जो कृषि वाला जो पदार्थ थे या कृषि उपज थी वो सड़ने लगी। अब दूसरा लिखिएगा कि कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना भी बंद कर दिया था। 3 नंबर लिखेगा, युद्ध के कारण व्यापार नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहे थे। यही जो कारण थे प्यारे बच्चों, मंदी पड़ गई थी, ठीक ना। संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में है लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी और बाल शासन की व्यवस्था देता है। इस कथन का व्याख्या कीजिए, ठीक ना। अब हम लोग प्यारे बच्चों लिख देते हैं संघवाद। प्रश्नोत्तर संख्या 6 हेडिंग लगाइए। अब लिख दीजिए संघवाद। लिखना है कि संघवाद सरकार का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। अब आगे लिखना है भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। पहला लिखिएगा
कि दो स्तरीय शासन व्यवस्था, संविधान ने दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। बाद में पंचायतों नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया। शक्तियों का बंटवारा, संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीसरा लिखना है वित्तीय स्वायत्तता। ठीक है, सरकार चलाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए और पूरे के पूरे प्यारे बच्चों 6 नंबर प्राप्त कीजिए। 8वां में है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं मृदा अपरदन ही क्या है। अब हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 7 हेडिंग लगाएंगे और बिल्कुल अच्छा तरीका से लिखेंगे। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव या क्षरण। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मृदा अपरदन की वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। मृदा अपरदन का भूमि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले तो उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। दूसरा आप लोग लिखिएगा बाढ़ आने की आशंका भी बढ़ जाएगी। तीसरा लिखिएगा मृदा अपरदन से रेगिस्तानीकरण भी हो जाता है। और चौथा लिखिएगा कि बंजर भूमि भी हो जाती है, बंजर भूमि हो जाती है। ठीक ना, या भूमि बंजर हो जाती है। 8वां है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार है। इसके 3 कारण लिखिए। ठीक ना, 2, 2, 4 और 2 करके 6 नंबर है। अथवा में लिखना है कि मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयव का वर्णन कीजिए। पूरे का पूरे नंबर मिलेगा। ठीक है, अब मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक HDI से मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ठीक है, जो एक ऐसा सूचकांक होता है जो किसी देश के मानव विकास के स्तर को मापने के लिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय जैसे संकेतकों का उपयोग करता है। मानव विकास को मापने वाले प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, ये आप चर्चा कर दीजिए। जीवन प्रत्याशा, यह जन्म के समय व्यक्ति की औसत जीवन प्रत्याशा का संकेत देता है, जो स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन स्तर का संकेत देता है। दूसरा लिखना है शिक्षा, यह शिक्षा के स्तर का संकेत देता है, जिसमें स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष जो है शामिल होते हैं। 3 नंबर में लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय, यह प्रति व्यक्ति आय सकल आय का संकेत देता है, जो आर्थिक विकास और जीवन के स्तर को दर्शाता है। अब हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ से चले जाएंगे सीधे मानचित्र संबंधी प्रश्न पे, और मानचित्र संबंधी प्रश्न को एक एक बारीकी के साथ आप लोग पढ़ना है। ठीक ना, अब मानचित्र प्रश्न जो है पहला है कि वह नगर जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप लिखिएगा आधा नंबर और दर्शा दीजिएगा तो आधा नंबर, पूरे एक एक नंबर मिलने वाले हैं। चलिए बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अब हम बताते हैं मानचित्र कार्य, या ऐसे आपका लग जाएगा मानचित्र कार्य। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 लग जाएगा और पहला ही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर, पंजाब। अब आपको भारत का नक्शा ऐसा ही मिलेगा और आपको रट के जाना है कि पंजाब यहाँ है। कहाँ है? पंजाब यहाँ है, अमृतसर पंजाब पहला हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, तो गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कहाँ बनाया था प्यारे बच्चों? तो दांडी, गुजरात में बनाया था। 9 का ख हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, कहाँ किया था? तो चंपारण, बिहार में। लिख भी दिए तो दर्शा भी देंगे। यहाँ 9 का ग हो जाएगा, चंपारण बिहार हो जाएगा, यह बिहार है। आपको रट जाना है एक एक बात को। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, कहाँ किया था प्यारे बच्चों? तो अहमदाबाद, गुजरात में। आपको तुरंत यहाँ आना है अहमदाबाद, गुजरात के पास, और आंसर 9 का घ लगा करके यहाँ टिक कर देना है। अब अंगा है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। तो आपको आराम से 9 का अंग नागपुर, महाराष्ट्र लग जाएगा। अब प्यारे बच्चों यह दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है जो केवल उत्तर इसका लिख करके आएंगे। ठीक ना, अब हम लोग चलते हैं मानचित्र कार्य। ये 10 नंबर वाला प्रश्न है, भूगोल से है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान आया चित्र दर्शाइए। तो प्यारे बच्चों यह है आपका पश्चिम बंगाल।
ठीक है। और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, आयत का चित्र बना जाएगा, 9 का पहला हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बन गया है? तो सरदार सरोवर बांध बन गया है, ठीक है। आपका यह कहाँ है? तो गुजरात में है। अब ये आपका ये चिन्ह लग गया, सरदार सरोवर बांध लग गया, ये गुजरात है, यहाँ 10 का बी हो गया, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, महानदी इस चिन्ह द्वारा। तो महानदी कहाँ है? तो रायपुर से छत्तीसगढ़ होते हुए जाती है, तो यहाँ चिन्ह बन गया, महानदी लिख गया, रायपुर लिख गया, और 10 का ये 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो 4 नंबर है प्यारे बच्चों, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जीरो वाला चिन्ह के द्वारा। तो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र झरिया लिख देते हैं, झरिया झारखंड, और झरिया यह झारखंड है, आप यहाँ लिख दीजिएगा, 9 का आई भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पटन त्रिभुज चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो चलिए, कोलकाता हो गया, और यह कोलकाता कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, त्रिभुज बन गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने यह पूरा वायरल पेपर का सॉल्यूशन आपको करा दिया। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके मेरा 1K का टारगेट जो है पूरा करवाइए। अपने एक बच्चा यदि अपने ग्रुप में डाल दे प्यारे बच्चों, तो बहुत सारे उसके फ्रेंड हैं, ठीक ना। तो आप ग्रुप में इस वीडियो को भेज दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में।